हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर फर्स्ट का लेक्चर 2 मतलब सेकंड पार्ट। इसमें आपको मिलेंगे 100 MCQ। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और इसे कंटिन्यू पढ़िएगा लास्ट तक, और अपने फ्रेंडों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि यह 100 क्वेश्चन बनाया गया है और सारे क्वेश्चनों का आंसर अपने हिसाब से तो ठीक है, लेकिन यदि आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन को अपने बुक से थोड़ा स्टडी कर लेंगे। ठीक है, और बार बार इसे पढ़ लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी विश्लेषण की लोकप्रिय प्रविधि है। एबीसी विश्लेषण, एबीसी जो विश्लेषण है यह रहतिया मूल्यांकन की या रहतिया नियंत्रण की एक ही विधि होती है। ऑप्शन ए सही। अगला है, लीफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें, लीफो विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कीमतें बढ़ रही हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात जाना जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात को स्टॉक गति से नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। मूल लागत में शामिल होता है। मूल लागत में बता दें, सामग्री, श्रम और व्यय, ये तीनों यदि डायरेक्ट है तो सभी शामिल होता है। ऑप्शन डी सही है। थोड़ा और बड़ा कर दें, विक्रय मूल्य में शामिल होता है। बताइए, विक्रय मूल्य में क्या शामिल होता है? मूल लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, सब शामिल होता है। ऑप्शन डी सही। मूल लागत या कारखाना उपरिव्यय के योग को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? कह रहा है कि प्राइम कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दिया जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? कारखाना लागत के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रणीय लागत है। नियंत्रणीय लागत को क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील लागत। क्यों? क्योंकि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष सामग्री। फिर कह रहा है कि कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कारण क्या है? कुल परिवर्तनशील लागत में यदि वृद्धि होती है तो उसके पीछे क्या रीजन है? उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि होती है तभी परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सभी परिवर्तनीय व्यय होते हैं। सभी परिवर्तनीय व्यय किस प्रकार के होते हैं भाई? प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। अगला है, अर्ध परिवर्तनीय लागतें होती हैं। अर्ध परिवर्तनीय लागतें किस टाइप की होती हैं? आंशिक रूप से अस्थायी और आंशिक रूप से परिवर्तनीय, मतलब सेमी वेरिएबल। 32 नंबर में कह रहा है, आग लगाने हेतु, आग लगाने से हुई हानि, आग लगाने से हुई सामग्री को हानि को माना जाता है। माने आग लगने से मटेरियल नष्ट हो जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो असामान्य हानि के नाम से। अगला है, मूल लागत तथा ऊपरी व्यय मिलकर बनते हैं। मूल लागत और ऊपरी व्यय मिलकर क्या बनते हैं भाई? कुल लागत बनता है। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन कि 14 नंबर कि निम्न में से एक को छोड़कर समस्त व्यय कारखाना ऊपरी व्यय। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो कौन सा व्यय है जो कारखाना ऊपरी व्यय है? बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन का है डी, ये कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है, बाकी सब कारखाना ऊपरी व्यय है। अगला है, लीफो और फीफो और लीफो मूल्यांकन की विधियां हैं। बताइए, फीफो और लीफो किस चीज के मूल्यांकन की विधियां हैं? तो यह है निर्गमित कच्चे सामग्री की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फीफो और लीफो मूल्यांकन की विधि है। ये भी निर्गमित, ऑप्शन बस बदला है, क्वेश्चन तो लगभग सेम है। ऑप्शन बी सही है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो तो वहां स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यों में जब वृद्धि हो तो वहां स्टॉक का मूल्यांकन बाद में आना, पहले जाना विधि मतलब लीफो विधि से किया जाना चाहिए। अगला है, एबीसी विश्लेषण तकनीकी में मदों का वर्गीकरण होता है। एबीसी विश्लेषण तकनीकी में मदों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? सामग्री के विनियोग मूल्य के आधार पर होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बेड। बेड से क्या आशय है? BED। ठीक ना, तो बेड मतलब होता है अत्यावश्यक, ठीक ना, आवश्यक और वांछनीय। ठीक है, अति आवश्यक मतलब जैसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है अति आवश्यक।
और आवश्यक मतलब इसेंशियल होता है, वांछनीय मतलब डिजरेबल होता है। अगला है वेद विश्लेषण विधि उपयुक्त है जहाँ प्रयोग किया जाता है। वेद विश्लेषण विधि वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ मशीनों का प्रयोग हो, वहीं पे किया जाता है। अगला है सतत सामग्री जांच अंग है। सतत सामग्री जांच किसका अंग है? निरंतर सूची पद्धत का। फिर कह रहा है कि सामग्री नियंत्रण तकनीकी है। सामग्री नियंत्रण किसकी तकनीकी है? एबीसी विश्लेषण की तो है नहीं, और देखते हैं क्या क्या है। हाँ भाई, सबका है ये तो। वेद विश्लेषण की भी है, एचएमएल विश्लेषण की भी, सबका इसमें आंसर होगा, सबके लिए। अगला कह रहा है अधिकांश सीमा का निर्धारण अधिकतम सीमा का निर्धारण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अधिकतम सीमा का निर्धारण करते समय सबसे मेन फैक्टर इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सामग्री उपयोग की दर। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरक्षा स्टॉक से अधिक स्तर को कहते हैं। सुरक्षा स्टॉक से जब अधिक स्तर होता है उसे पुनः आदेश स्तर कहा जाता है। पुनः आदेश स्तर कैसे ज्ञात किया जाता है? सामान्य उपयोग गुणे सामान्य सुपुर्दगी समय सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ठीक ना, मैंने पुनः आदेश स्तर इंटू ब्रैकेट लगाए थे, इंटू सामान्य उपयोग गुणे सामान्य सुपुर्दगी समय, ये किस चीज़ का सूत्र है? तो यह न्यूनतम सीमा का सूत्र है। अगला है कि अधिप्राप्ति लागत को कहा जाता है। अधिप्राप्ति लागत को क्या कहा जाता है? मितव्ययी लागत। फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। फीफो विधि वहां प्रयोग की जाती है जहां कीमतें घटने की स्थिति में होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला कह रहा है कि बिन पत्रक को इस नाम से भी जाना जाता है। बिन पत्रक को किस नाम से जाना जाता है? स्टोर कीपर पत्रक। अगला है सतत सामग्री जांच किसका अंग है? सतत सामग्री जो जांच है वो किसका अंग है? निरंतर जांच सूची का। थोड़ा सा छोटा करें इसको। आगे है निम्न में से किस स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए? निम्न में से किस पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? वह आपका ऑप्शन है, सोचिए कौन सा होगा? पुनः आदेश स्तर। ठीक ना। स्टॉक नियंत्रण की निम्न पद्धतियों में से किस पद्धति का उद्देश्य सामग्री की चयनित मदों पर ध्यान केंद्रित करना होता है? स्टॉक नियंत्रण की निम्न पद्धतियों में से किस पद्धति का उद्देश्य सामग्री की चयनित मदों पर ध्यान केंद्रित करना होता है? तो एबीसी प्रणाली पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अवश्य माने एबीसी प्रणाली में अ का क्या आशय है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ऊंची कीमत की मद, क्योंकि 3 कैटेगरियां सामानों की होती है। ए मतलब सबसे ऊंचा, बी उससे कम, सी सबसे कम। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पुनः आदेश स्तर हमेशा निम्न के मध्य होता है। पुनः आदेश जो स्तर होता है वो अधिकतम और न्यूनतम स्तर के बीच होता है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पुनः आदेश स्तर से अभिप्राय है। पुनः आदेश स्तर से अभिप्राय है कि मात्रा जिसका आदेश देना है। बिन कार्ड हर समय दर्शाता है। बिन कार्ड क्या दर्शाता है? सामग्री की मात्रा। अगला है वहन लागतों को निम्न भी कहा जाता है। वहन लागतों को किस नाम से जाना जाता है? संभरण की लागतें। फिर अगला है एबीसी विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। एबीसी विश्लेषण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्टॉक का नियंत्रण करने के लिए। 38 नंबर है लागत लेखांकन में स्टॉक का मूल्यांकन होता है। लागत लेखांकन में स्टॉक का मूल्यांकन कैसे होता है? लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है। अगला एक क्वेश्चन है, एक थोड़ा हट के क्वेश्चन है। धारा 205 ए के अनुसार एक कंपनी को कम से कम किस राशि के संचयों को हस्तांतरित करना अनिवार्य है यदि लाभांश की चुकता दर की पूंजी के 20% से अधिक है? कितना परसेंट होना चाहिए? तो ये एग्जैक्ट याद रखिएगा, 2.5%। ठीक है, नहीं 20% है ना, तो इसमें 10% होना चाहिए, इसका आधा होता है जितना परसेंटेज होगा। ये ऑप्शन गलत चल गया है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है मूल्यों में वृद्धि की अवधि में निम्नलिखित स्कंद मूल्यांकन पद्धतियों में से कौन सी पद्धति बेचे गए माल को उच्चतर लागत को प्रकट करेगी?
बताइए कौन सी प्रकट करेगी? पहले आना बाद में जाना अर्थात फीफो विधि। श्रम निकासी दर की पद्धत है। श्रम निकासी दर की कौन सी पद्धत है? पृथक्करण, प्रतिस्थापन, आवागमन, ये सब होगा। असामान्य कार्यहीन समय की लागत चार्ज की जाती है। असामान्य कार्यहीन समय की लागत लाभ हानि खाते से की जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मजदूरी पत्रक तैयार किया जाता है। मजदूरी पत्रक किसके द्वारा तैयार किया जाता है भाई? वेतन विभाग द्वारा। ठीक है। अगला है कि मुद्रास्फीति की दशा में अंतिम रहतिये का मूल्यांकन सर्वाधिक होगा, या अंतिम रहतिये का मूल्य सर्वाधिक होगा, किस विधि से? तो पहले आना बाद में जाना, फीफो विधि से। अगला है वस्तुनिष्ठता या सत्यनिष्ठता, या वस्तुनिष्ठता या सत्यापनता परीक्षण की संतुष्टि हो जाती है जब रहतिये का मूल्यांकन किया जाए। किस मूल्य पर? शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर। अगला है कि बढ़ी हुई कीमतों की अवधि में निम्नलिखित विधि से स्टॉक का मूल्यांकन करने से लाभों को अधिक दर्शाया जा सकता है। किस विधि से? बताइए। यह पहले जाना विधि अर्थात फीफो विधि से। कार्यानुसार दर पद्धति का दोष है। जो कार्य के आधार पर जो पद्धति है उसका मुख्य दोष क्या है? पहला है सामग्री तथा यंत्रों का दुरुपयोग। ठीक है। अगला है टेलर भेदात्मक कार्यानुसार दर पद्धति का सुधरा हुआ रूप है। माने टेलर भेदात्मक जो कार्यानुसार दर पद्धति है उसका दूसरा रूप कौन सा है? मैरिक भेदात्मक पद्धति। ठीक है। अगला है कि जब बचाया गया समय प्रमापित समय के 40% से अधिक हो तो हाल से योजना देती है। क्या हाल से योजना देती है भाई? हाल से योजना रोमन योजना से अधिक मजदूरी देती है। अगला है रोमन योजना पद्धति को जेम्स रोमन द्वारा लागू किया गया था। ये लाग लिखा है, लागू किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1901 में। अगला है गैंट कार्य प्रव्याज योजना का प्रतिपादन किसने किया? गैंट कार्य प्रव्याज योजना का प्रतिपादन एच एड गेंट ने किया था। गेंट है। बोडेक्स योजना को सीडी बोडेक्स द्वारा लागू किया गया। किस वर्ष लागू किया गया? 1911 में। ठीक है। इसी तरह है बिंदु प्रीमियम योजना को कहा जाता है, बिंदु प्रीमियम योजना को ही बोडेक्स योजना कहा जाता है। अगला है 54 नंबर मौद्रिक प्रेरणा है। अमौद्रिक प्रेरणा है। अमौद्रिक प्रेरणा क्या होती है? मनोरंजन सुविधा, आवास सुविधा, ये दोनों अमौद्रिक प्रेरणा है, पहला और दूसरा। मजदूरी भुगतान की निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है जहां उत्पादन की गति श्रमिक के नियंत्रण से बाहर होती है? कौन सी पद्धति उपयुक्त है? समय दर पद्धति, ऑप्शन ए। अगला है शक्ति को मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? प्रति किलोवाट घंटा। अगला है लागत लेखांकन का जन्म एवं विकास का मुख्य कारण क्या है? लागत लेखांकन का जन्म और विकास का मुख्य कारण पहले देख लीजिए। यूरोप की औद्योगिक क्रांति, विवेकीकरण और वैज्ञानिक प्रबंध, ये भी सही है। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, ये ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन होगा, अर्थात ये सही होगा। अगला है वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा उद्योगों में कितने उद्योगों के संबंध में लागत लेखांकन बनाया एवं अंकेक्षण अनिवार्य किया गया? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 44 उत्पादों के संबंध में। अगला है कि भारत द्वारा कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट किस सन पारित किया गया? तो 1959 में पारित किया गया था। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में लागत लेखांकन का विकास किस वर्ष हुआ? तो भारत में लागत लेखांकन का विकास सबसे पहले किस वर्ष हुआ था भाई? 1944 में। अगला है मजदूरी भुगतान के निम्न पद्धतियों में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है जहां कार्य की गुणवत्ता एवं परिशुद्धता प्राथमिक महत्व है? मतलब मजदूरी भुगतान की वो कौन सी सबसे बेस्ट पद्धति है जहां पर कार्य की गुणवत्ता और परिशुद्धता पहला इंपॉर्टेंस है? तो 61 नंबर का है समय दर पद्धति। आदर्श मजदूरी भुगतान पद्धति की विशेषता क्या है? आदर्श
मजदूरी भुगतान पद्धति की विशेषता होती है? कार्य कुशलता पर यह आधारित होती है। मजदूरी भुगतान की पद्धति है समय दर पद्धति, कार्यानुसार, हाल से, सब है। ऑप्शन डी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समय दर पद्धति के भाग है। समय दर पद्धति के क्या भाग हैं? उच्च पारस्परिक दर। 65 नंबर क्वेश्चन में है कि सतत लागत प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं की जाती है। सतत लागत प्रक्रिया विधि में सम्मिलित नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है? ठेका लागत विधि प्रयोग नहीं की जाती है, नहीं तो बाकी ये तीनों आता ही है। अगला है लक्ष्य लागत विधि के अंतर्गत आती है। लक्ष्य लागत विधि के अंतर्गत क्या आती है? विशिष्ट आदेश लागत की विधि। अगला है विशिष्ट आदेश लागत विधि के अंतर्गत निम्न पद्धतियां आती हैं। विशिष्ट आदेश लागत विधि के अंतर्गत कौन कौन सी पद्धतियां आती है? उपकार्य, ठेका, लक्ष्य, सब आती है। अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा वास्तविक नहीं होता है बल्कि अनुमानित होता है। अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा वास्तविक नहीं होता है बल्कि अनुमानित होता है। किसमें होता है? लागत लेखांकन में। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आदर्श लेखांकन के गुण है। आदर्श लेखांकन के क्या गुण है? सरल एवं आसानी से समझी जा सके, लेखों को शुद्ध रखने की क्षमता हो, शीघ्र सूचनाएं देने की क्षमता हो, उपरोक्त सभी। अगला है कि वह लागत इकाई जो एकल आदेश से बनती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकार्य। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का जिसमें समूह शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत लागत केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिक्री क्रियाओं के लिए लागत केंद्र होते हैं। बिक्री क्रियाओं के लिए लागत केंद्र क्या होते हैं? प्रधान कार्यालय, शाखा, ग्राहक एवं गोदाम, सभी। अगला है कि एक वह लागत इकाई जो समान उत्पादों के समूह बनाती है। एक वह लागत इकाई जो समान उत्पादों के समूह बनाती है, कौन सा होगा? उत्पाद समूह। अगला है इकाई कितने प्रकार की होती है? तो इकाई 4 प्रकार की होती है। अगला है विक्रय व वितरण उपरिव्यय किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं? विक्रय व वितरण उपरिव्यय जो होते हैं वह दर प्रति इकाई के आधार पर अवशोषित किए जाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान्यतानुसार उपरिव्यय का वर्गीकरण है। सामान्यता अनुसार उपरिव्यय का वर्गीकरण किस प्रकार होता है? समान उपरिव्यय, असमान उपरिव्यय, दोनों तरीके से होता है। सामग्री क्षय व हानि हो सकती है। सामग्री क्षय और हानि किस तरह से होती है? मार्ग में, निर्माण में, भंडार, किसी भी तरह से हो सकती है। उपयुक्त सभी है। अगला है उपरिव्यय को कहते हैं। उपरिव्यय को क्या कहते हैं भाई? प्रभारित व्यय। और पैकिंग भी लागत होती है। पैकिंग जो लागत होती है वो वितरण लागत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्ध परिवर्तनशील लागत को कहते हैं। अर्ध परिवर्तनशील लागत को किस नाम से जाना जाता है? परिवर्तनशील। ठीक ना? अर्ध परिवर्तनशील लागत को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। अस्थाई, परिवर्तनशील, पूर्ण अस्थाई, बताइए। अर्ध परिवर्तनशील में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउटफुल है। डाउटफुल ये है, एक सेकंड, तो अर्ध परिवर्तनशील जो लागत है वो होता है जो फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट, ठीक ना, इस दोनों को मिलाकर बनता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर इसका गलत है, लेकिन अब चूंकि प्रश्न यह है कि इसमें से किसको चुना जाए, तो सही ढंग से जब चुनना है तो परिवर्तनशील लागत ही चुन सकते हैं। अगला है उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनशील लागत। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर जो परिवर्तनीय लागत होती है वो क्या होती है? प्रति इकाई वही रहती है। ठीक ना, कि घटती है, बढ़ती है? उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनीय लागत क्या होती है? अब यहां पे भी क्वेश्चन डाउटफुल है कि प्रति जो इकाई जो है वही रहती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत टिपली क्वेश्चन है। उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने पर जो परिवर्तनशील लागत है प्रति इकाई, पर यूनिट के हिसाब से वही रहती है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है।
अगला है 82 नंबर, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय के योग को क्या कहा जाता है? इन तीनों को योग को हम क्या कहते हैं? व्यय या ऊपरी व्यय कहते हैं। अगला है कि यह कथन निम्न में से है कि व्यय की गई वह राशि जो कि एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो आरोग्य है, वो किस संदर्भ में ये कहा गया है? तो यह कहा गया है लागत के संदर्भ में। अगला है लागत की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है। लागत की प्रकृति का विश्लेषण किसमें किया जाता है? लागत लेखांकन के अंतर्गत। लागत लेखा शास्त्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाते हैं। लागत लेखा शास्त्र में कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं? लागत लेखांकन, लागत अंकन, लागत निर्धारण सब शामिल किए जाते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लागत नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सम्मिलित की जाती है? लागत नियंत्रण में कौन सी पद्धति शामिल की जाती है? बजटरी नियंत्रण, मानक लागत, उत्तरदायित्व लेखांकन, और देखते हैं ये तीनों तो शामिल किया जाता है, ये भी शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका होगा। मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। मूल्य निर्धारण में क्या सहायक होता है? लागत लेखांकन। विभिन्न लागतों को अलग अलग ज्ञात करना क्या कहलाता है? विभिन्न लागतों को जो अलग अलग ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक लागत। ठीक है। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन है कि थोड़ा और इधर करें कि लागत निकालते समय अस्थायी और परिवर्तनशील लागतों को अलग न मानकर एक माना जाता है। ये किस पद्धति में किया जाता है? अवशोषण लागत में। फिर कह रहा है कि एक ही प्रकार के कई व्यवसायों द्वारा एक ही लागत सिद्धांतों या लेखा करने की क्रियाओं को समान रूप से अपनाया जाता है तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? तो आपसे बता दें कि इस प्रणाली को एक रूप लागत अंकन कहा जाता है। फिर कह रहा है 91 नंबर में कि इसके अनुसार परिवर्तनशील व्यय उत्पादन के घटने या बढ़ने पर उसी के अनुरूप घटते बढ़ते हैं। ये किस लागत लेखांकन में होता है? किस सीमांत लेखांकन में। अगला है कि सतत प्रक्रिया लागत विधि के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। सतत प्रक्रिया लागत विधि के अंतर्गत क्या शामिल की जाती है? प्रक्रिया लागत, इकाई लागत, परिचालन सब शामिल की जाती है। अगला है कि लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों में व्ययों का वर्गीकरण किया जाता है। किस तरीके से? साधारण तरीके, संयुक्त, सरल, और ये तीनों तो किया ही जाता है। यहाँ देखिएगा अलग अलग तरीके से, ये ऑप्शन सही दिख रहा है। अगला है कि कागज मिल, आटा मिल, ईंट के भट्ठे, कोयला, सीमेंट कारखाने का प्रयोग किस इकाई लागत विधि में किया जाता है? ये इकाई लागत पद्धति में किया जाता है। संचालन लागत पद्धति उदाहरण है। संचालन लागत पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जल, बिजली और गैस संसाधन में। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक उपक्रम में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं तो वह उपक्रम अपनाएगा। यदि एक उपक्रम में बहुत सारी तरीके की वस्तुएं बनाई जाती हैं तो वह उपक्रम कौन सी पद्धति अपनाएगा? तो वह विभागीय लागत पद्धति अपनाएगा। अगला है प्रक्रिया लागत पद्धति उदाहरण है। प्रक्रिया लागत पद्धति किसका उदाहरण है? तेल, रसायन, शराब आदि। अगला है दुग्ध उत्पादन में लगी संस्थाएं अपनाती हैं। दुग्ध उत्पादन में लगी संस्थाएं क्या अपनाती हैं? इकाई लागत पद्धति। ठेका लागत पद्धति प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ठेका तो देखेंगे तो सब में किया जाता है और एक तरह से देखेंगे तो इसमें किया जाता है, लेकिन अब इस 4 ऑप्शन दिया, इसमें से चुनना है तो हम इसी को चुनेंगे। ठीक है ना, भवन निर्माण में। और लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि लागत योग ठेका उपयोगी होता है। किसके लिए? ठेकेदार और ठेकेदाता दोनों के लिए। चूंकि ये अगले पेपर का है लेकिन था तो इसमें दे